नमस्कार साथियों, आर्यन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मंगला दर्शन की आज की इस सेशन में राजेश जैन का अभिवादन स्वीकार कीजिए। कल जो हमने चर्चा की थी और चर्चा से पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे आपसे, उन क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे तरीके से दिए गए। और पहला जो क्वेश्चन था कि वे वर्ष 2022 में भारत देश में कुल कितनी साइटों को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया, तो इसका आंसर है 26। पहले प्रश्न का आंसर है 26। 49 रामसर साइट पहले थी और 26 रामसर साइट को और इस वर्ष डिक्लेयर किया, तो कुल मिला के आज की तारीख में भारत में 75 रामसर साइट हो गई है। दूसरा सवाल, पराग्वे, जहां पर भारतीय दूतावास के भवन का उद्घाटन हुआ। प्रश्न यह था कि उद्घाटन किसने किया, तो विदेश मंत्री माननीय जयशंकर, माननीय एस जयशंकर ने उस भवन का उद्घाटन किया। और तीसरा सवाल था कि नीति आयोग का गठन कैसे किया गया, योजना आयोग को भंग कैसे किया गया। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी ने एग्जाम्स में पूछा था। जिस तरीके से किसी संस्था का गठन होता है उसी तरीके से उस संस्था को समाप्त भी किया जाता है। नीति आयोग का गठन कैसे हुआ, तो यह संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ये गैर संवैधानिक संस्था है। अब गैर संवैधानिक संस्था भी दो प्रकार की होती है। एक संविधिक संस्था कि हाउस में आपने एक विधेयक पास किया और संस्था का गठन किया, और एक सिंपल सरकार का जो मंत्री परिषद है, सरकार का एक आदेश है जिसको कार्यकारी आदेश भी कहेंगे और प्रशासनिक आदेश भी कहेंगे। तो सरकारी आदेश से या कार्यकारी आदेश से या प्रशासनिक आदेश से उस संस्था का गठन किया जाए। ये दोनों जो तरीके हैं, इससे बनी संस्था को गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं, क्योंकि इन दोनों ही तरीकों का संविधान में उल्लेख नहीं है। नीति आयोग का जो गठन हुआ है वो सरकारी आदेश से हुआ है। सरकारी आदेश, कार्यकारी आदेश और एक प्रशासनिक आदेश के द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया है। कभी भविष्य में, या यूं कहें कि योजना आयोग का गठन भी ऐसे ही हुआ था, और योजना आयोग को समाप्त कैसे किया गया, तो प्रशासनिक आदेश के द्वारा ही। और नीति आयोग को भी भविष्य में अगर समाप्त किया जाके कोई नई संस्था का गठन होता है तो नीति आयोग का समापन भी इसी तरीके से किया जाएगा। याद रखिए दोस्तों, संविधान में जिस तरीके से जिस संस्था का निर्माण होता है उसी तरीके से उस संस्था को समाप्त भी किया जाता है, संविधान संशोधन के द्वारा, संसद में विधेयक पास करके, या सरकारी आदेश से। ये तीन तरीके होते हैं किसी भी सरकार, किसी भी संस्था के गठन के और किसी भी संस्था के समाप्त होने के। आज के इस सेशन में हम लेकर आए हैं शानदार चीज, राजस्थान के भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे, भारत देश के बारे में भी बात करेंगे, और कुछ पॉइंट्स हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान से। राजस्थान के महत्वपूर्ण करेंट। फरवरी 2022 में माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया था। हमारे राजस्थान में ये परंपरा है कि जो मुख्यमंत्री होता है वही वित्त मंत्री भी होता है, और विधानसभा में बजट भी वही पेश करता है। तो इस बजट पेश करने के दौरान उन्होंने राज्य में नए जिलों को बनाने से संबंधित एक नई कमेटी की भी घोषणा की थी, और उस कमेटी का नाम है राम लुभाया कमेटी। राम लुभाया कमेटी। तो क्वेश्चन साथ में इस तरीके से आ सकता है कि राज्य में नए जिलों के गठन से संबंधित कमेटी का नाम क्या है, या किसकी अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है, तो राम लुभाया जी की अध्यक्षता में इस कमेटी का क्या नाम रखा है, राम लुभाया कमेटी। हाल ही में इस कमेटी ने नीम का थाना, ये बड़ा फेमस स्थान है, सीकर जिले में आता है, शेखावटी में, इसको एक नया जिला बनाने की अनुशंसा की है। इससे पहले जो 33वां जिला राजस्थान का बना है प्रतापगढ़, 33वां जिला जो राजस्थान का बना है प्रतापगढ़, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम के अंदर कि 33वां जिला जो प्रतापगढ़ बना है वो किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया। तो इसका सही आंसर है साथियों, परमेश चंद्र कमेटी, परमेश चंद्र कमेटी। तो परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर
राजस्थान को 33वां जिला मिला। उसके बाद राजस्थान सरकार ने एक नई कमेटी का गठन किया जिसका नाम है राम लुभाया कमेटी। और राम लुभाया कमेटी भी अभी वर्तमान में राजस्थान में जहां जहां पर भी नए जिलों की आवश्यकता है वो रिकमेंड करेगी। अभी वर्तमान में उसने नीम के थाने को लेकर सरकार को एक अनुशंसा की है कि इसे एक नया जिला बनाया जाए। 33वां जिला जो प्रतापगढ़ है ये कितने जिलों के हिस्से से बना है? तो 3 जिलों के हिस्से से बना है। कौन कौन से 3 जिले? क्या इसमें डूंगरपुर शामिल है, क्या इसमें बांसवाड़ा शामिल है, क्या इसमें उदयपुर शामिल है, क्या इसमें चित्तौड़ शामिल है, या इन 4 जो दक्षिण राजस्थान के जिले हैं उनमें कौन कौन से 3 जिले हुए? एक तो उदयपुर, एक चित्तौड़ और एक बांसवाड़ा। याद रखना साथियों, दक्षिणी राजस्थान का डूंगरपुर जो जिला है वो प्रतापगढ़ का हिस्सा, प्रताप उसका कोई भी भाग प्रतापगढ़ का हिस्सा नहीं बना है। तो बहुत अच्छा सवाल इसमें बन सकता है कि नया 33वां जिला जो प्रतापगढ़ बना है उसमें दक्षिणी राजस्थान में कौन से जिले का हिस्सा शामिल नहीं है? तो डूंगरपुर का हिस्सा इसमें शामिल नहीं है। उदयपुर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा, ये 3 जिलों को मिलाकर, इन 3 जिलों के कुछ कुछ अंशों को मिलाकर प्रतापगढ़ जिला बनाया गया है। प्रतापगढ़ छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी बड़े भाई के पास, छोटी सादड़ी छोटे भाई के पास, बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। तो प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, अड़नौद, पीपलखूंट और धरियाबाद, ये जो 5 खंड हैं इन सबको मिलाकर एक नया जिला प्रतापगढ़ बनाया गया जो पूरी तरह से जनजाति जिला है। इस प्रतापगढ़ जिले में कौन सी नदी बहती है? जाखम नदी। और इस नदी की क्या खास बात है? इस नदी पर जो बना बांध जाखम बांध है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 83 मीटर उसकी हाइट है। और जनजाति उपयोजना में इस बांध का निर्माण किया गया है। ये जब अपन ज्योग्राफी के सेशंस में बात करेंगे तो क्या योजना से संबंधित सारी चीजें क्लियर होगी। तो आप भी साथ में ये ध्यान रखिएगा कि परमेश चंद्र कमेटी के बाद राजस्थान सरकार ने राम लुभाया कमेटी का गठन किया है। और राम लुभाया कमेटी का क्या काम है कि राजस्थान में नए जिलों को बनाने के लिए अभिशंसा करना। नेक्स्ट पॉइंट, मधुकर गुप्ता। आपने नाम सुना है? किस पोस्ट पर इनको भी नियुक्ति दी गई है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है इनको। राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करेगा। मधुकर गुप्ता ये राज्य के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त हुए हैं। और लक्ष्मण व्यास नेक्स्ट। साथियों सुना है नाम? अभी क्या हुआ दिल्ली में? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, कर्तव्य पथ, संसद का नया भवन बना, पूरे की पूरी गवर्नमेंट ऑफिस सारे के सारे शिफ्ट हो रहे हैं। उस पथ पे उसके दोनों तरफ वो सारे ऑफिस बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी की या इस वर्तमान सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना। तो संसद भवन के गुंबद पर जो सिंह का जो 4 सिंह की जो मूर्ति स्थापित की गई है वो किसके द्वारा या किसके निर्देशन में तैयार की गई है? तो लक्ष्मण व्यास के निर्देशन में तैयार की गई है भाइयों। ये लक्ष्मण व्यास कहाँ के हैं? तो हनुमानगढ़ जिले के हैं। राजस्थान में बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे, जून 2022 में राजस्थान से 4 राज्यसभा के सांसद चुनकर गए हैं, जिसमें से 3 तो कांग्रेस से हैं और एक भारतीय जनता पार्टी से हैं। 3 कांग्रेस से कौन कौन है? पहला रणदीप सुरजेवाला, दूसरा मुकुल वासनिक, तीसरा प्रमोद तिवाड़ी और चौथे जो भारतीय जनता पार्टी से हैं घनश्याम तिवाड़ी। तो भाइयों 2022 में राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनकर जाने वाले सांसदों की संख्या कितनी है? 4, जिसमें से 3 सांसद हैं कांग्रेस के और 1 सांसद है भाजपा का, बीजेपी का। जो 3 कांग्रेस के सांसद हैं उनके नाम रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और तीसरा नाम आएगा इसमें प्रमोद तिवाड़ी। और भारतीय जनता पार्टी से जो सांसद चुनकर गए हैं उनका नाम है घनश्याम तिवाड़ी। जयपुर इनका विधानसभा क्षेत्र रहा है और शिक्षा मंत्री भी रहे राजस्थान सरकार में ये।
और अभी वर्तमान में राज्यसभा में राजस्थान से 4 सांसद चुनकर गए हैं। राज्यसभा में राजस्थान से कुल 10 सांसद जाते हैं और लोकसभा में जाते हैं 25। और कुल कितने सांसद संसद के लिए जाते हैं? तो 35। संसद, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, इन तीनों मिलाकर संसद बनती है। तो लोकसभा के भी जो मेंबर है वो सांसद कहलाते हैं और राज्यसभा के भी वो मेंबर है वो सांसद कहलाते हैं। तो लोकसभा से 25 सांसद और राज्यसभा से 10 सांसद, कुल 35 सांसद राजस्थान से संसद में जाते हैं। ये भाइयों आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अवनी लेखरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई राजस्थान सरकार के द्वारा। अवनी लेखरा बहुत ही मजबूत दिल की, मजबूत आत्मविश्वास की, दृढ़ प्रतिज्ञ बच्ची, इसका मात्र 11 वर्ष की आयु में एक सड़क दुर्घटना में, 2012 की घटना है ये, सड़क दुर्घटना हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था और कमर से नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया था, पक्षाघात का शिकार हो गया था। हिम्मत नहीं आ रही, व्हील चेयर पे बैठकर परिवार के सपोर्ट से अपने आत्मविश्वास के बल पर इन्होंने शूटिंग के अंदर प्रैक्टिस करनी शुरू करी और टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल में इन्होंने देश को गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जैसे पदक दिलाए। ये अवनी लेखरा जयपुर की हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की इनको राजस्थान सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट, छठे राज्य वित्त आयोग का गठन हो गया है। छठे राज्य वित्त आयोग का गठन, थोड़ा सा बीच में ब्रेक आ गया था वित्त आयोग के गठन में, और इसका जो कार्यकाल रहेगा इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग का कार्यकाल भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। 2021-22 से 2024-25 ये इस छठे वित्त आयोग का कार्यकाल रहेगा। और छठे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनाए हैं उनका क्या नाम है? तो प्रद्युम्न सिंह। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष किससे बनाया दोस्तों? तो प्रद्युम्न सिंह को। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये वित्त आयोग का काम आखिर होता क्या है? तो वित्त आयोग का काम है राज्य और स्थानीय निकाय, जिसमें शहरी निकाय और ग्रामीण निकाय भी होते हैं, तो उनके बीच में करों का आवंटन किस तरीके से किया जाता है, किस अनुपात में किया जाता है, इस बात की अनुशंसा वो राज्य सरकार को देता है और इसी बात की वो आगे बात भी होती है। और केंद्रीय वित्त आयोग का काम होता है कि केंद्र सरकार और राज्य के बीच में वित्तीय संसाधनों का बंटवारा, करों का बंटवारा किस तरीके से किया जाए, इस बारे में वो सिफारिश देता है। ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल। बीडी कल्ला साहब भी रहे हैं, देवपुरा साहब भी रहे हैं, और अभी आज की तारीख में छठा जो वित्त आयोग बना है इसके अध्यक्ष है प्रद्युम्न सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। वित्त आयोग का क्या काम होता है? तो राज्य और स्थानीय निकायों के बीच में करों का आवंटन किस अनुपात में, इस बात की सिफारिश करना। और हाल ही में इस वित्त आयोग का जो गठन हुआ है, इसका जो कार्यकाल है वो 2021-22 से लेकर के 2024-25 के बीच में रहेगा। और ये वित्त आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो राज्यपाल को देता है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। भाइयों, थोड़ी सी बात अपन करें भारत के करंट अफेयर्स के बारे में, भारत की जीके के बारे में। तो एक दुर्घटना हो गई थी, दुर्घटना ही कहेंगे उसे, हमारी कोई मंशा नहीं थी कि भाई ये हो, भारतीय सेना की तरफ से एक दुर्घटना हो गई थी। हालांकि जो कोर्ट बैठा उसने किन 3 अधिकारियों को बर्खास्त भी किया है, लेकिन वो एक मानवीय त्रुटि नहीं होकर एक तकनीकी त्रुटि मानी गई है। और वो दुर्घटना क्या थी? तो ब्रह्मोस मिसाइल जो थी वो गलती से पाकिस्तान के क्षेत्र में जाके गिर गई।
कोई बड़ा बड़ा कैजुअलिटी नहीं हुई, मानवीय या अन्य किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई, लेकिन ये घटना हुई। अब इसमें करंट अफेयर्स में चर्चा करने का इसका महत्व ये है कि ये पाकिस्तान के कौन से गांव में गिरी और कौन से प्रांत में गिरी। तो मियां चन्नू शहर पाकिस्तान का ये है, मियां चन्नू शहर, ये पंजाब प्रांत में आता है और जिला है खानेवाला। ये खानेवाला जिला, ये जिले का नाम है। और कौन सा प्रांत है, राज्य कौन सा है, तो पंजाब। ये पंजाब पाकिस्तान वाला है, भारत वाला नहीं है। तो ब्रह्मोस मिसाइल तकनीकी खराबी की वजह से या तकनीकी त्रुटि की वजह से अचानक चल पड़ी और पाकिस्तान के मियां चन्नू नामक शहर में गिरी, जो कि खानेवाला जिले से संबंधित एक छोटा सा गांव है और ये पंजाब प्रांत में आता है, ये हम ध्यान रखें। नेक्स्ट, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि केरल में भारत के प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत का अनावरण किया। ये भारत का दूसरा विमान वाहक पोत है। अभी करंट में भारतीय नौसेना के पास कितने विमान वाहक पोत हैं, तो 2। तो हाल ही में जो विमान वाहक पोत का उद्घाटन किया गया, जलावतरण किया गया, वो कहाँ किया गया, तो कोच्चि में। कोच्चि कहाँ आता है, तो केरल में। उस विमान का क्या नाम है, वो INS विक्रांत। इसकी क्या विशेषता है, तो ये प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत, प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत है भाई। INS विक्रांत जो है वो प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसका जलावतरण किया गया कोच्चि में, केरल में। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2022 को 2 सितंबर 2022 को इसे भारतीय नौसेना को समर्पित किया। उसी उपलक्ष्य में, उसी फंक्शन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज भी दिया। उससे पहले का जो ध्वज था उसमें यूनियन जैक का क्रॉस बना हुआ था, जो कि गुलामी का औपनिवेशिक काल का प्रतीक माना जाता था। उसको हटा दिया गया और उसकी जगह छत्रपति शिवाजी के प्रतीक वाला एक नौसेना का ध्वज दिया गया। और छत्रपति शिवाजी आधुनिक भारत में नौसेना के गठन के लिए जाने जाते हैं। जैसे मध्यकाल में चोल सेना जानी जाती थी दक्षिण भारत में नेवी के लिए, तो छत्रपति शिवाजी ने कोलाबा में एक नौसैनिक बेड़े का गठन किया था और उसकी 2 कमान उन्होंने बनाई थी। और छत्रपति शिवाजी के सम्मान में ही और उनके इस योगदान को याद रखने के लिए ही नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय नौसेना के औपनिवेशिक काल के फ्लैग को हटाकर एक स्वदेशी फ्लैग राष्ट्र को दिया। तो INS विक्रांत ये देश का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत है। और इस विमान वाहक पोत का जो निर्माण हुआ वो कहाँ हुआ, तो कोचीन शिपयार्ड में। ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका निर्माण कहाँ हुआ, कोचीन शिपयार्ड, इसका निर्माण हुआ। ठीक है, अब बात आती है कि भारत में अभी वर्तमान में भारतीय नौसेना के पास और कितने विमान वाहक पोत हैं, तो कुल 2। पहला विमान वाहक पोत का नाम है INS विक्रमादित्य। ये विमान वाहक पोत हमने रशिया से लिया है और रूस में इस पोत का नाम था एडमिरल गोर्शकोव, एडमिरल गोर्शकोव। और भारतीय नौसेना को ये जो विमान है, ये जो विमान वाहक पोत है वो मिला था। और मजेदार बात यह है कि इससे पहले भी एक INS विक्रांत नाम का विमान वाहक पोत था, लेकिन वो विमान वाहक पोत स्वदेशी नहीं था। वो पोत हमने किसी समय लिया था ब्रिटेन से, और जब ये विमान वाहक पोत रिटायर हुआ, कार्य करना बंद किया, या इनकी भी सबकी अपनी एक आयु होती है, उसके बाद इनको रिटायर करना पड़ता है। उसके बाद कोच्चि शिपयार्ड पे जलावतरण किया गया। कोचीन शिपयार्ड में बने विमान वाहक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ये भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत है। तो पहला विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य जो स्वदेशी नहीं है, जो रूस से लिया गया है। और दूसरा विमान वाहक पोत है INS विक्रांत, ये पूरी तरह से स्वदेशी है। और इससे पहले INS विक्रांत विमान वाहक पोत था, वो ब्रिटेन से भारत ने लिया था।
और ये जो INS विक्रांत विमान वाहक पोत है ये पूरी तरह से स्वदेशी है। नेक्स्ट, कैसा लग रहा है छात्रों? कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिए, आंसर दीजिए। और एक बात जो मैं कहना भूल जाता हूँ और मुझे इंस्ट्रक्शन दिया गया तकनीकी टीम के द्वारा कि आप आर्यन ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबाइए ताकि आपको रोज जो नए नए सेशन मिलते हैं, सुबह का मंगला दर्शन और एक शाम का सेशन भी हम रेगुलर जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, वो आपको प्राप्त हो और आप करंट अफेयर से और जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक से आपको आप परिचित हो और आप उनका लाभ उठाएं। नेक्स्ट पॉइंट, अभी एक घटना 28 अगस्त 2022 को हुई थी। 28 अगस्त 2022 को 2 टावर गिराए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। उनको बनाने में कानूनों का उल्लंघन हुआ, अनियमितताएं थी, तो लंबे समय तक चली इस केस में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उन दोनों टावरों को गिरा दिया जाए। तो उन दोनों टावर का नाम क्या है? एपेक्स और सियान टावर। एपेक्स व सियान टावर। और इसको किस कंपनी ने बनाया? तो कंपनी का नाम है सुपरटेक बिल्डर। और ये टावर गिराने की घटना कहां हुई? टावर गिराने की घटना कहां हुई? गुड़गांव में, नोएडा में, दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में। कौन से शहर में ये घटना हुई? तो नोएडा। तो ये शहर का नाम आप ध्यान रखेंगे, बिल्डर का नाम आप ध्यान रखेंगे, सुपरटेक बिल्डर। और फाइनली इन दोनों ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये आरोप इस सुपरटेक बिल्डर पर लगा था कि इन्होंने इसको बनाने में नियमों का उल्लंघन किया है और कानूनों का पालन नहीं किया है, और इसे फाइनली गिरा दिया गया। कई लोगों के कमेंट्स देखे गए ट्विटर पे, फेसबुक पे कि क्यों गिराया, हॉस्पिटल बना देते, धर्मशाला बना देते, गरीबों को बांट देते। लेकिन मेरा ये ओपिनियन है कि गिराना जरूरी था, एक संदेश देना जरूरी था भारत को कि भाई इस तरीके की अनियमितता अगर आप करोगे तो कितने हजार सैकड़ों करोड़ की कोई भी चीज अगर आप बनाते हो, कानून से ऊपर वो कोई भी चीज नहीं है, आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बाकी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं खूब चली रही है, इसमें सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है। नेक्स्ट, चीनी। चीनी या शक्कर, क्या एक ही बात है? चीनी या शक्कर क्या एक ही बात है? क्या दोनों एक ही चीज से बनती है? तो दोनों एक ही चीज से बनती है, गन्ने के रस से। गन्ने के रस से चीनी बनती है और गन्ने के रस से ही शक्कर भी बनती है। तो तरीका क्या है? जो देसी खांड होती है, देसी शक्कर होती है, वो तो होती है शक्कर, वो चीनी नहीं होती है। लेकिन पहले गन्ने के रस से गुड़ तैयार होता है, गुड़नुमा पदार्थ, और उसके बाद उससे शक्कर बनाई जाती है। लेकिन ये जो चीनी होती है इसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है, इसका एक प्रोसेस होता है, ये कारखाने में बनती है, इसका क्रिस्टलीकरण होता है। और विशेष रसायनों का प्रयोग करके इसकी जो चमक है उसको बढ़ा दी जाती है और व्हाइट क्रिस्टल के दाने के रूप में ये हमारे सामने पेश की जाती है। तो क्रिस्टलीकरण का प्रोसेस जो होता है वो बिल्कुल केमिकल प्रोसेस है। क्या क्या चीजें चीनी बनाने में काम में लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम फास्फेट, फास्फोरिक एसिड और चूना, और कई बार जानवरों की हड्डियों का पिसा हुआ चूर्ण, इन सब चीजों को मिलाकर चीनी का ये जो गन्ने के रस को उसका क्रिस्टलीकरण करते हैं, केमिकलाइज करते हैं। कहते हैं कि सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं लेकिन बड़ी सुंदर चीनी हमको मिलती है और हम सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, दाल, चीनी, फल जो सबसे ज्यादा चमकदार है वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। पॉलिश की भी है उनपे या उनका केमिकलाइज किया हुआ है। अब इसका नाम चीनी क्यों रखा? तो चीनी रखने के पीछे कारण था कि इस शक्कर का सबसे पहले एक केमिकल तरीके से क्रिस्टलीकरण चीन ने किया, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया? चीनी। अब वो ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि अभी इसी वर्ष जो है भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बना। तो वर्ष 2022 में भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना और दूसरा बड़ा
निर्यातक देश बना, दूसरा बड़ा निर्यातक देश बना। भारत में चीनी के जो कारखाने हैं वो महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में सेंट्रलाइज हैं मैक्सिमम, क्योंकि गन्ना वहीं होता है सबसे ज्यादा भारत का। और भारत जो है वो इस वर्ष चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी भारत बना। भारत सरकार ने चीनी के निर्यात पर थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, ताकि मार्केट में चीनी के जो भाव है वो अचानक बढ़े नहीं या उसकी कमी नहीं हो, तो निर्यात पे कुछ उन्होंने अंकुश लगाया है और ये कहा है कि 100 लाख मीट्रिक टन चीनी को आप सितंबर अक्टूबर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। हर महीने हर 2 महीने में ये पॉलिसी डिक्लेयर होती है। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है दो महत्वपूर्ण चीजें। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना और चीनी निर्यातक देशों की कैटेगरी में भारत का दूसरा स्थान आया। बाकी ये जो चीजें हैं चीनी और शक्कर, ये जनरल अवेयरनेस के लिए, करंट के लिए नहीं थी, उसको मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये योजना जो शुरू हुई थी वो 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था? प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या था? वित्तीय समावेशन। इस योजना का क्या उद्देश्य था? वित्तीय समावेशन। अब ये वित्तीय समावेशन क्या चीज होती है? हमारे देश के जो सबसे निम्न तबके के लोग हैं, जो कमजोर और गरीब लोग हैं, काफी पिछड़े हुए लोग हैं, जो बुनियादी बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हैं, उन लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना और उन्हें उनकी जो वित्तीय आवश्यकता है वो बहुत ही रियायती दरों पर पूरी करना, ये वित्तीय समावेशन का मूल जो हुआ। इसका वित्तीय समावेशन का जो उद्देश्य वो ये हुआ। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय समावेशन। और वित्तीय समावेशन में क्या होगा कि बैंकिंग सुविधाओं से सभी लोगों को जोड़ा जाना तय लक्ष्य रखा गया है। अब ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसमें हर खाता जो है वो वयस्क व्यक्ति के आधार पर खुलेगा, एक परिवार के आधार पर नहीं खुलेगा। परिवार में 5 लोग अगर 3 वयस्क है तो उस परिवार में 3 खाते खोले जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो उस परिवार के नाम से एक ही खाता खोला जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, 55% खाते अब तक जो खुले हैं वो महिलाओं के खुले हैं। तीसरी चीज, अगर 2 साल तक आपने इसमें लेन देन नहीं किया तो खाता क्या होगा? निष्क्रिय होगा। और चौथी चीज, बीमा राशि भी मिलेगी, दुर्घटना की स्थिति में 1 लाख रुपए तक की बीमा राशि मिलेगी। और पांचवी चीज, अगस्त सितंबर 2022 तक अब तक लगभग 46.25 करोड़ खाते खुल चुके हैं। ये प्रधानमंत्री जन धन योजना का एक बड़ा अचीवमेंट है। नेक्स्ट, नमस्ते नमस्ते योजना, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, इस नमस्ते योजना की फुल फॉर्म है। यह योजना जो है वो कौन सा विभाग चला रहा है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्लस आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, ये दोनों जो विभाग हैं ये भारत सरकार के ये इस महत्वाकांक्षी योजना को चला रहे हैं। दोनों की ये संयुक्त पहल है। इस योजना का क्या उद्देश्य है? तो शहरी भारत में स्वच्छता कर्मचारियों की स्थिति और उनकी गरिमा को बनाए रखना, उनकी स्थिति को सुधारना और उनकी गरिमा को बनाए रखना। मतलब कि आजीवन दीर्घकालीन अवधि की ये योजना है जिसमें शहर में सफाई कर्मचारी होते हैं वो उनकी गरिमा बनी रहे और वो उनका जो आर्थिक हित है या उनका जो भी सुरक्षा संबंधित चिंताएं है वो दूर हो। तो ये योजना चलाई गई है शहरी विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। इस योजना को क्या नाम दिया गया है? नमस्ते योजना। अब इस योजना में लगभग देश के 500 शहर कवर किए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश की जितनी भी राजधानियां हैं वो कवर की गई है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं वो कवर किए गए। विस्तार से चर्चा हम योजना में इस पर कर सकते हैं। आज हम अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अंतरराष्ट्रीय
मिडिल ईस्ट, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, ओमान, कतर, खाड़ी के सारे देश। यहाँ पर एक पॉलिटिकल एक वैचारिक विचारधारा इजराइल बिटवीन अन्य देशों के बीच में काफी लंबे समय तक चल रही है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, गाजा पट्टी में होने वाली रोज रोज की घटनाएं हम सब परिचित है। लेकिन अमेरिका की मध्यस्थता से एक अब्राहम समझौता तैयार हुआ है। अब्राहम समझौता। तो ये अब्राहम समझौता क्या है कि इजराइल के साथ खाड़ी देशों के संबंधों को सामान्य बनाना। तो इस समझौते में अब तक किन किन देशों ने पहल की है इजराइल के साथ सामान्य संबंध बनाने की? तो एक तो बहरीन और एक यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। सऊदी अरब के बाद खाड़ी देशों की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है इस देश की, यूएई की। तो यूएई में अभी इजराइल का एक स्टॉक एक्सचेंज खुलेगा, समझौता हुआ है, सामान्य रिश्ते बहाल हो रहे हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रिक्शे सारे बहाल हो जाएंगे और मध्य पूर्व में शांति स्थापना की ओर ये एक बहुत बड़ा कदम भविष्य में सिद्ध होने वाला है। अब्राहम समझौता जो इजराइल का खाड़ी देशों के साथ सामान्य रिश्ता बनाने की दिशा में किया गया एक पहल है, और इस पहल को करने वाला देश या मध्यस्थता करने वाला जो देश है उसका नाम है अमेरिका। नेक्स्ट, खाड़ी देशों का एक और छोटा सा देश है कुवैत, बड़ी चर्चा में था ये। कब? जब सद्दाम हुसैन इराक के सर्वे सर्वा थे, उन्होंने इस कुवैत पर आक्रमण किया था और अमेरिका ने फिर इराक पर आक्रमण करके कुवैत को स्वतंत्र वापस या कुवैत को फिर से आजाद करवाया था। एक बड़ा खाड़ी देश में एक युद्ध हुआ था। कुवैत खाड़ी देश का एकमात्र ऐसा देश जहां पर लोकतांत्रिक सरकार है, संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार है। तो खाड़ी देशों में कुवैत में अभी लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ है और महिलाओं को भी संसद का हिस्सा बनाया गया है, ये आपको जानकारी रखनी है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने का निर्णय लिया था जून 2007 में, महासभा की बैठक में निर्णय लिया गया था। और अभी एक 3D होलोग्राम टेक्निक के जरिए महात्मा गांधी का एक आर्टिफिशियल पिक्चर हाउस में रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर और एक संदेश दिया गया देश को। उस संदेश का केंद्रीय बिंदु क्या था? संदेश का केंद्रीय बिंदु था शिक्षा से संबंधित, कि संयुक्त राष्ट्र संघ में शिक्षा को लेकर एक संदेश दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा और यह संदेश 2 अक्टूबर को पूरे विश्व में प्रसारित किया जाएगा। कल की बात है, रूस ने, व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 4 हिस्सों को अपने देश का हिस्सा बना लिया है और क्रेमलिन में उन्होंने एक बड़ी मीटिंग की, एक एक फाइल पर वो साइन करते गए और सारे रशियंस जो थे, अधिकारी जो थे, वो तालियों की गड़गड़ाहट करते रहे। यूरोप और अमेरिकी देशों ने इस प्रस्ताव की कड़ी निंदा की है और इसे अमान्य करार दिया है, लेकिन रूस ने इस प्रस्ताव को पारित करके यूक्रेन के 4 बड़े हिस्सों को अपना हिस्सा डिक्लेयर किया है। हालांकि इससे पहले क्रीमिया को भी वो अपना हिस्सा बना चुका है। तो आज जो कौन कौन से हिस्से रूस ने एक प्रस्ताव पास करके यूक्रेन के अपने देश में मिला लिए, उन हिस्सों के नाम है लुहांस्क। क्या नाम है? लुहांस्क, डोनेस्क, दूसरा जो एरिया उसका क्या नाम है? डोनेस्क। तीसरा है जर्पोजिया, जर्पोजिया। और चौथा जो क्षेत्र है वो है खेरसन। रूस ने कहा है कि अब हमारी सेना और हम रूस इन चारों क्षेत्र के लोगों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। उसने डिक्लेयर कर दिया है कि ये चारों जो भाग हैं वो पूरी तरह से रूस के हैं। ऐसा उसने ये कहकर कहा कि चारों क्षेत्र के निवासी जनमत संग्रह के द्वारा रूस में मिलने के इच्छुक थे, इसलिए हमने विधिवत तरीके से इसे अपने देश का हिस्सा बनाया है। यूरोपीय संघ ने और अमेरिका ने हालांकि रूस के इस प्रकार के किए गए एक तरफा निर्णय की आलोचना की। आज के इस सेशन में दोस्तों फिर सब्सक्राइब करिएगा आर्यन ऑनलाइन, रोज करंट अफेयर्स मिलेगा और जीके का एक अच्छा सा टॉपिक मिलेगा। कमेंट्स बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कि इस टॉपिक पे सर आप डिस्कस करिए, तो उस टॉपिक पे आपको हम लेसन तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। कुछ आज की तरफ से जो प्रश्न है इस पर चर्चा हम कल के सेशन में करेंगे।
रूटीन के 3-4 प्रश्न वैसे बना दिए गए हैं। तो आप मुझे बताइए कि स्वास्तिक चिन्ह, स्वस्तिक चिन्ह में जो चारों कोनों पे 4 डॉट्स लगाते हैं, स्वस्तिक चिन्ह में जो चारों कोनों पे 4 डॉट्स लगाते हैं, वो चारों बिंदु किस चीज के प्रतीक होते हैं? 4 दिशाओं के, 4 वेद के, 4 विचारधारा के, या और फिर किसी चीज के? तो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। दूसरा सवाल, ये सवाल किसी समय उत्तर भारत में या बिहार या फिर उत्तर प्रदेश, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन किसी एग्जाम्स के सिविल सर्विसेज के अंदर उस राज्य की जो प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा होती है उसमें पूछा था कि भारत के किस राज्य में, जब ये था कि भारत के किस राज्य में तीनों सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर महिलाएं विद्यमान है, भारत के किस राज्य में तीनों सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर महिलाएं विद्यमान है? किसी भी राज्य के तीनों सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन कौन से होते हैं? तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष। और ये स्थिति थी राजस्थान में, और राजस्थान में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, प्रतिभा पाटिल, माननीय प्रतिभा पाटिल राज्यपाल थी, और सुमित्रा सिंह विधानसभा की अध्यक्ष थी। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो स्थिति बनी कि भारत राजस्थान के तीनों सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर महिलाओं का अधिकार हुआ या महिलाएं उस पर आसीन थी, वो राज्य की कौन सी विधानसभा थी? दसवीं विधानसभा, 11वीं विधानसभा, 12वीं विधानसभा, 13वीं विधानसभा, 9वीं विधानसभा, ये जो कोइंसिडेंस हुआ ये कौन सी विधानसभा के अंदर हुआ? ये आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। आपके सभी उत्तरों का स्वागत होगा, इस पे चर्चा होगी। तीसरा सवाल, भारतीय रुपए की कीमत कौन तय करता है? क्या भारतीय रुपए की कीमत कोई संस्था तय करती है? क्या भारतीय रुपए की कीमत मंत्रालय तय करता है? क्या भारतीय रुपए की कीमत बाजार तय करता है? या भारतीय रुपए की कीमत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है? तो भारतीय रुपए की कीमत कौन तैयार करता है, भारतीय रुपए की कीमत कौन निर्धारित करता है, इस चीज का जवाब आपको देना है। ये मांग और पूर्ति पर आधारित है, या आरबीआई के निर्देशन के अनुसार आधारित है, वित्त मंत्रालय के अनुसार आधारित है, या कोई और अन्य संस्था इस चीज को करती है? और एक चौथा सवाल और मेरी तरफ से अभी मैंने बनाया है कि राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े होते हैं वो कौन सी संस्था जारी करती है? राष्ट्रीय आय के कौन से आंकड़े? एनडीपी, जीडीपी, ये जो आंकड़े होते हैं राष्ट्रीय आय के, इनको भारत की कौन सी संस्था डिक्लेयर करती है? ये आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। आज का सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद है पसंद आया होगा। रेगुलर सेशन आप देखते जा रहे हैं, हमको मोटिवेशन मिल रहा है, आप अच्छे अच्छे अपने कमेंट्स दे रहे हैं, आप सुझाव दीजिए, आप कमियां भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम पिछले 18-20 साल से भीलवाड़ा क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से और केवल एक्सक्लूसिव केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की ही तैयारी करवा रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि इस बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए राजस्थान के और आसपास के राज्यों के, उत्तर भारत के छात्र भी हमारी इन कक्षाओं का लाभ लें। सब्सक्राइब करना मत भूलिए आर्यन ऑनलाइन चैनल, रेगुलर क्लासेस होगी इसमें, और बेल आइकन दबाएंगे ताकि सुबह सुबह आपको मंगला दर्शन मिलेगा। एक कमेंट बॉक्स में किसी ने पूछा था कि भाई इसका नाम आपने मंगला दर्शन क्यों रखा है, सेशन का नाम उड़जाग मुसाफिर मंगला दर्शन? तो बस मैंने चर्चा में ये चीज बताई थी उसको कि मेरे लिए ये एक मंगला दर्शन है कि इनडायरेक्ट तरीके से ही सही, अप्रत्यक्ष तरीके से ही सही, सुबह सुबह मैं अपने प्रिय छात्रों के साथ संबंध बना लेता हूँ, इनडायरेक्ट ही सही। इसलिए मेरे लिए ये एक बड़ा मंगला दर्शन है और मेरा दिन पूरा बहुत अच्छा निकलता है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।